हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज हम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 का यूनिट 1 कवर करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये सब्जेक्ट आप AEC में पढ़ते हैं। ओके, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में ये सभी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स मतलब ऑल UG कोर्स, चाहे फिर वो BA के स्टूडेंट हैं, BCom के, BCom ऑनर्स के, सभी के पास ये सब्जेक्ट है AEC में। हो सकता है आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, और अगर जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा तो वो स्टूडेंट इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। सिलेबस सभी का सेम है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस होता क्या है। इन्वायरमेंट वर्ड लिया कहाँ से गया है? द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरन। इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से लिया गया है? इन्वायरन से, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विच मीन्स सराउंडिंग और एनवलपिंग। मतलब कि हमारे आसपास, हमारे अर्थ के आसपास जो भी चीज़ें हैं मौजूद, चाहे क्लाइमेट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो वो सब क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। ओके, हमारे आसपास की जो भी कंडीशन है जिसमें लिविंग थिंग्स रह रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग और कंडीशन, मतलब जो भी हमारे आसपास की कंडीशन है जिसमें लिविंग थिंग्स रह रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट इन विच लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। इट्स लाइक द एयर, जैसे कि एयर हो गई हमारे आसपास है ना, उसमें हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ। द वाटर, हमारे आसपास वाटर भी है जिसको हम पी पाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, द सॉइल वी वॉक ऑन एंड द क्लाइमेट वी लिव इन। तो मौसम है, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, इनमें हम रहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। और ये सभी चीज़ें, एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास है, ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं एंड अदर लिविंग थिंग्स की लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं। तो यही लिखा है, इट्स एवरीथिंग अराउंड अस दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर लिविंग थिंग्स। अब देखिए, हम इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पढ़ने का? स्टूडेंट्स को ये क्यों पढ़ाया जाता है? मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम इन्वायरमेंट के बारे में जानें। अब जब हम किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है तो हम उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, सेव करने लगते हैं। तो यही रीज़न होता है इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करने का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। नेचर कैसा होता है इन्वायरमेंटल स्टडी का? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। कैसा कहा गया है? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इसका नेचर कैसा बताया गया है? मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बना है। इसमें आपको बायोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। तो हम इसे सोशल साइंस का सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि अभी हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस विच कंटेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो ये सभी से मिलके हमारा इन्वायरमेंटल साइंस बना है, इसलिए इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का कहते हैं। हम इसे कोई एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का आखिर क्यों कहा गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। फर्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स किससे रिलेट करते हैं? हमारे बायोलॉजी से। तो इसलिए हम इसे बायोलॉजी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सभी टॉपिक्स केमिस्ट्री के हैं। तो हम इसमें ये टॉपिक्स भी कवर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है। थर्ड, फिजिक्स। तो एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपने साइंस में देखे होंगे। फिजिक्स के अंदर एनर्जी का टॉपिक आप पढ़ते थे, साइंस में क्लाइमेट का भी पढ़ते थे। तो ये सभी टॉपिक्स किसके थे? फिजिक्स के। तो हम इसमें ये सब भी कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिजिक्स भी है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि इसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो इसे हम ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल सिस्टम हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐसे क्योंकि हम इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स भी होता है।
इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट सोशल साइंस। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट तो हम इसे बचपन से ही समझते हैं कि ईवीएस एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ते हैं हम, इन्वायरमेंट को लेकर कैसा होता है, पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट की, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के। तो ये सब टॉपिक्स किसको होते हैं, एसएसटी की। तो ये एसएसटी तो होते ही है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, ह्यूमन बिहेवियर, इन्वायरमेंटल जस्टिस। तो हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि इन्वायरमेंटल साइंस में हमें किसी एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इन सब सब्जेक्ट से मिलके बना गया ये एक सब्जेक्ट होता है। इसलिए इसका नेचर कैसा कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि इसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का क्यों कहते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसमें कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, एयर भी है हमारे अर्थ के अंदर, एंड लैंड भी है। तो इन सभी से मिलके हमारा एक प्लैनेट बनता है जिन्हें हम स्फीयर्स कहते हैं। ये जो है हमारे लैंड हो गया, एयर हो गया, एंड लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है, ये हमारे अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। तो हम अपने प्लैनेट अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही लिखा है, द प्लैनेट अर्थ इज कैटेगराइज इनटू डिफरेंट स्फीयर्स विच रिप्रेजेंट सॉलिड। कुछ हमारा अर्थ का पार्ट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि रॉक एंड सॉइल, लिक्विड मतलब कि वाटर की फॉर्म में, एंड गैसेस मतलब एयर की फॉर्म में। तो हमारा प्लैनेट अर्थ इन सभी चीज़ों में डिवाइड है, कुछ सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, एंड कुछ गैसेस की फॉर्म में। लेकिन हम इन्हें जानते किस नाम से हैं, तो एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो भी लैंड वाला पार्ट है, जहाँ पे सॉइल है, पहाड़ हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लेकिन जो भी वाटर है, जहाँ पे भी वाटर है हमारे अर्थ में, चाहे फिर वो वाटर वेपर्स में हो, सी में हो, रिवर्स में हो, तो जो भी वाटर है हमारे अर्थ पे अवेलेबल, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एयर, जो भी एयर्स हैं हमारे अर्थ के आसपास मौजूद, उन्हें हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और देखिए बायोस्फीयर इन सभी से मिलके बना है, जहाँ पे भी लाइफ अवेलेबल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें हमारी तीनों स्फीयर भी आ जाते हैं। लैंड भी आ जाती है, वाटर भी आ जाता है, एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, और लिविंग थिंग्स भी आ जाती है, मतलब कि एनिमल्स आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। तो वो है बायोस्फीयर। तो इनको ही हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं। तो एक एक करके हम सभी को डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। द ओवरलैपिंग जोन ऑफ 3 स्फीयर्स वेयर लाइफ इज अवेलेबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जहाँ पर भी कहीं लाइफ अवेलेबल है, चाहे फिर वो प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, ह्यूमन बींग्स की है, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था, बायोस्फीयर हमारे तीनों चीज़ों से मिलके बना है। उसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी आता है, लैंड भी आती है, एंड वाटर भी आता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। लेकिन वहाँ पे लाइफ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं कि ये बायोस्फीयर है। आई होप कि आपको बायोस्फीयर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लिथोस्फीयर क्या होता है। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था, जो भी लैंड वाला पार्ट है, सॉइल वाला पार्ट है, रॉक वाला पार्ट है, वो हमारा किस में आता है, लिथोस्फीयर में, ठीक है। जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो वो हमारा लिथोस्फीयर है। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। तो एक सॉलिड लेयर होती है अर्थ की, कंप्रेसिंग, जो किससे मिलके बनी है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल से। अब ये क्रस्ट और अपर मेंटल क्या है, क्रस्ट है द रॉकी आउटर लेयर, तो पथरीली भारी परत, मतलब हमारे अर्थ की ये ऊपरी परत है जो कि बहुत ज़्यादा ठोस है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। अपर मेंटल द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ मेंटल। तो इसे हम एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। देखिए लिथोस्फीयर हमारा ये दोनों का जो ऊपर का पार्ट दे रखा है ना, इससे मिलके बना है। तो ऊपर जो है फर्स्ट नंबर पे वो हमारा क्रस्ट है, एंड उससे नीचे जो है ये हमारा अपर मेंटल है। देखिए यहाँ पे हमने देखा ये भी मेंटल है, तो इसलिए अपर पार्ट है मेंटल का। और भी मेंटल आते हैं, ये भी मेंटल है अर्थ के नीचे, लेकिन ये अपर वाला पार्ट है, इसलिए कहते हैं कि हमारा जो लिथोस्फीयर है किससे मिलके बना है, क्रस्ट से एंड अपर मेंटल से। तो ये नाम आप याद रखेंगे तो टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ये लिख कर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी ना लैंड है जैसे, ठीक है, तो लिथोस्फीयर लैंड वाला पार्ट ही तो होता है। अब इस लैंड के अंदर भी ना कुछ प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, और आपने सुना भी होगा, ओके।
तो अगर ये प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, जियोलॉजिकल इवेंट्स क्रिएट होते हैं। क्या कहा मैंने, जियोलॉजिकल इवेंट्स क्रिएट होते हैं। अब ये जियोलॉजिकल इवेंट्स क्या होता है आप ये पूछेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक्स का आना, माउंटेन्स का बनना, ज्वालामुखी का निकलना, तो वो इन्हीं प्लेटों के मूव करने से इवेंट्स होते हैं। देखिए तो यही लिखा है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज प्लेट्स। तो लिथोस्फीयर को हम प्लेट्स में बांट सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर ये मूव कर जाते हैं, दैट मूव कॉजिंग जियोलॉजिकल इवेंट्स। जियोलॉजिकल इवेंट्स मतलब अर्थक्वेक्स का आना, वॉल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन फॉर्मेशन, तो भूकंप का आ जाना या फिर ज्वालामुखी का निकलना या फिर माउंटेन्स का बनना। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो पा रही हैं, हमारी प्लेट्स के मूव कर जाने से, तो इन्हें हम जियोलॉजिकल इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ वॉल्यूम। अब देखिए लिथोस्फीयर का हमने अभी डायग्राम में देखा था, बहुत छोटा सा पार्ट ही है, तो हमारे अर्थ के वॉल्यूम में से, तो एक बार फिर से देखिए डायग्राम, केवल इतना सही है और बाकी के पार्ट आप देखिए कितने ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पार्ट माना जाता है अर्थ के पूरे वॉल्यूम में से। तो यही लिखा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ वॉल्यूम बट इट इज़ क्रूशियल। लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमें लैंड मिल रही है, सॉइल मिल रही है एंड मिनरल रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं। अगर ये लिथोस्फीयर ही ना होता, हम एग्रीकल्चर ही नहीं कर पाते, सॉइल ही ना होती, लैंड नहीं होती, तो हम चल ही नहीं पाते। तो ये हमारी लाइफ के लिए एक क्रूशियल पार्ट है। इट इज़ अ क्रूशियल फॉर लाइफ एज इट कंटेन्स लैंड, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज। आई होप कि आपको लिथोस्फीयर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी थिकनेस कैसी होती है। इसकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है। ओशियन लिथोस्फीयर की थिकनेस कम होती है, जबकि कॉन्टिनेंशियल लिथोस्फीयर की थिकनेस जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर वेराइज इन डिफरेंट रीजन सच एज ओशियनिक लिथोस्फीयर। ये कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 किलोमीटर तक थिक होते हैं, जबकि कॉन्टिनेंशियल लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 किलोमीटर तक थिक होती है। तो हमने क्या देखा, ओशियनिक लिथोस्फीयर जो है थोड़े कम होते हैं, मतलब उनकी थिकनेस कम होती है, थोड़े थिन होते हैं, जबकि कॉन्टिनेंशियल लिथोस्फीयर थोड़े थिक होते हैं। जो हमने बताया 50 to 100 ओशियनिक, 150 to 200 किलोमीटर थिक कॉन्टिनेंशियल। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है लिथोस्फीयर का। ओके, नाउ हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो भी वाटर की फॉर्म में। ओके, तो अभी हमने डायग्राम में देखा था। अब देखिए हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, जिस भी फॉर्म में वाटर अवेलेबल है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। तो देखिए, द हाइड्रोस्फीयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अंडर एंड अबव। चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, अंडर हो चाहे फिर अबव हो। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स वाटर इन लिक्विड एंड फ्रोजन। तो चाहे फिर आपका वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है या फिर फ्रोजन फॉर्म में है, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर में शामिल किया जाता है। फॉर्म्स इन ग्राउंड वाटर, ओशियन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, आइस एंड ग्लेशियर्स एंड सीज। चाहे वो ग्राउंड वाटर है, ओशियन का है, सीज का है, रिवर्स का है, पॉन्ड्स का है, जिसका भी है, चाहे फिर वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर फ्रोजन फॉर्म में, तो वो हमारा हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। वाटर का वॉल्यूम कितना है हमारे पूरे अर्थ पे, तो देखिए, द अर्थ टोटल वाटर वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। अब परसेंटेज में हम देखें, द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमने देखा वाटर का वॉल्यूम क्यूबिक किलोमीटर के हिसाब से देखा था 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, और परसेंटेज में हम देखें तो 71% वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लीजिए, कितना परसेंट पानी कैसा है हमारे अर्थ के ऊपर। 97% पानी जो है स्लाइन वाटर है, जो कि नमक का है, खारा पानी, ओशियन या फिर सीज वाला वाटर। 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जिसमें 2% हमारे आइस कैप्स हैं जैसे कि ग्लेशियर्स। 1% सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। 1% कैसा है हमारे सरफेस पे एंड ग्राउंड वाटर में, जैसे कि हमारे रिवर्स को हो गया, लेक्स का, पॉन्ड्स, एक्वीफायर्स एक्सेट्रा। सो आई होप कि आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। 97% कैसा है, स्लाइन वाटर है एंड 3% फ्रेश वाटर है, जिसमें से 2% आइस कैप्स है एंड 1% सरफेस एंड ग्राउंड का है।
नाउ एटमॉस्फेयर, तो हमने लिथोस्फीयर भी डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब ये लास्ट कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर, जो हमें डिस्कस करना है। देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर पूरा ब्लैंकेट कहा गया है गैसेस का। जितनी भी एयर्स हैं हमारी किस में अवेलेबल हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। तो जितनी भी गैसेस हैं हमारी एयर्स अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के आसपास, वो हमारी एटमॉस्फेयर में आती हैं। जिसमें से फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। तो ये लोवेस्ट लेयर है, बिल्कुल अर्थ के पास है, जिसमें कि हम लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। तो ये एक लोवेस्ट लेयर है। तो देखिए आप डायग्राम में देखिए, अर्थ के बिल्कुल पास कौन सी लेयर दिखाई गई है, ट्रोपोस्फेयर। तो फर्स्ट लेयर है ये। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड -64 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इन दिस लेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, मतलब और ज़्यादा ठंड होती जाती है ट्रोपोस्फेयर में। जैसे आप और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है हमारा, डिक्रीज होगा। और वो कहाँ तक डिक्रीज हो सकता है, -64 तक, एक्सटेंडिंग अप टू अबाउट 12 किलोमीटर 7.5 माइल्स। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, 7.5 माइल्स तक। कितनी हाइट तक, 12 किलोमीटर। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं 0 to 10 माइल्स, ठीक है, इतनी हाइट तक हमारा ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रोपोस्फेयर कंटेन 7.5% ऑफ ऑल एयर इन द एटमोसफेयर। तो 75% एयर हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही अवेलेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट क्लाउड फॉर्मेशन अकर हेयर बिकॉज 99% ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर इज फाउंड हेयर। अब देखिए हमारे क्लाउड्स वगैरह भी इसी में पाए जाते हैं। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं ना आपको क्लाउड्स, तो ट्रोपोस्फेयर में ही हमारे ज़्यादातर क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स हमारे मोस्टली 99% ट्रोपोस्फेयर में ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो देखा आपने, ट्रोपोस्फेयर के अबव, ऊपर ही हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है। देखिए लाइट ब्लू वाले पार्ट में ओजोन लेयर भी दिखा रखा है डायग्राम में। तो ओजोन लेयर हमारी किस में अवेलेबल है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये हमें यूवी रेस से बचाती है, ठीक है। ये आपने पहले भी बचपन में पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से भी प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर इसमें अवेलेबल होती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर अब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेंट लाइट्स फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इनटू हीट। तो सन से जो भी लाइट आ रही है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देती है, हीट में। क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो इतनी हीट आती, लोगों की स्किन जलने लगती। तो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपने देखा स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या है हमारा, मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर। तो ये कितने दूर तक फैला हुआ है, 85 किलोमीटर, जिसे हम माइल्स में देखें 53 माइल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 53 माइल्स ऊपर हमारा मेसोस्फेयर फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 32 to 85 माइल्स तक हमारा मेसोस्फेयर होता है। द टेम्परेचर ग्रोज कोल्डर। तो देखिए अब इस एयर में आके हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और कहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है, -90 डिग्री सेल्सियस तक। तो यही लिखा है द टेम्परेचर ग्रोज कोल्डर एज यू राइज अप थ्रू द मेसोस्फेयर। तो आप जैसे जैसे मेसोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है माइनस पर जाता जाएगा। द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट कहाँ पर है, हमारा मेसोस्फेयर में अवेलेबल है। आर लोकेटेड इन दिस लेयर एंड कैन रीच -90 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ तक जा सकता है, -90 तक यहाँ का टेम्परेचर जा सकता है। आई होप कि आपको मेसोस्फेयर क्लियर है। थर्मोस्फेयर क्या होता है, तो फोर्थ लेयर होती है ये हमारे एटमोसफेयर की। किसके ऊपर पाई जाती है, मेसोस्फेयर से अबव। तो इसलिए हम लिखेंगे अबव द मेसोस्फेयर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है फिर से हमारा बढ़ जाता है। हमने देखा मेसोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन थर्मोस्फेयर में पहुँचने के बाद फिर से हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने लगता है। अब वो क्यों इंक्रीज़ होने लगता है, देखिए increased temperature with altitude is caused due to the absorption of energic UV, ultraviolet and X-ray radiation from the sun।
तो जो हमारी यूवी रेज होती हैं उनका यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जाके फिर से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है? टेम्परेचर इन द अपर थर्मोस्फेयर कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000, या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है और हायर। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर 500 से ले तक 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे हमारा ऑरोरा भी पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये हमारी नॉर्थर्न एंड साउथर्न लाइट्स होती है, जिनको हम कहते हैं ऑरोरा। तो यहाँ पे जाके ऑरोरा भी बनता है। और सैटेलाइट्स भी हमारी थर्मोस्फेयर में ही अवेलेबल होती हैं। आप डायग्राम में देखेंगे तो थर्मोस्फेयर में ऑरोरा भी मिलेगा एंड सैटेलाइट्स भी मिलेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? पिक्चर में देखिए, 86 टू 372 माइल्स तक हमारा थर्मोस्फेयर फैला हुआ है। आई होप कि आपको थर्मोस्फेयर भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए आप डायग्राम में, यहाँ पे हमें सैटेलाइट भी दे रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट लेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की 5th लेयर है, लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, देखेंगे आप। ठीक है, स्टैंडिंग फ्रॉम अबाउट 500 टू 10,000 किलोमीटर इन ऑल्टीट्यूड। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? 500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। तो माइल्स में आप देखेंगे 310 से लेकर 620 माइल्स तक, या फिर उससे ज़्यादा हमारा एक्सोस्फेयर फैला हुआ है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैसेस, तो यहाँ पे किसी भी तरह की गैस पाई नहीं जाती। यहाँ पे जाके हमारी एयर नाक के बराबर होती है। गैसेस एस्केपिंग इनटू स्पेस, तो गैसेस किस में हो जाती हैं? बिल्कुल स्पेस में आ जाती हैं, बहुत दूर दूर। बिल्कुल इसके बाद आप जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल स्पेस मिलेगा। द बाउंड्री बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द आउटर स्पेस, तो ये एक तरह की बाउंड्री होती है, आउटर स्पेस। तो यहाँ से जाएंगे आप तो आउटर स्पेस है, कुछ भी नहीं है आगे जाने के बाद। एक्सोस्फेयर से आप आगे जाएंगे बिल्कुल स्पेस मिलेगा। तो ये स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच एक तरह की बाउंड्री है। ठीक है, एक्सोस्फेयर एक तरह की स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री है। ठीक है, नाउ स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोप कैसा है? देखिए, एज अ सब्जेक्ट इसका बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है। अगर कोई स्टूडेंट इसे आगे चलकर परस्यू करता है तो वो सोसाइटी में डिफरेंट एरियाज़ में अपना करियर बना सकता है। तो यही लिखा है, देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट हैज़ अ वाइड स्कोप। इसका जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। आगे चल के आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एंड द एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैन सर्व इन न्यूमरस वेज इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में क्या स्कोप है? देखिए, इंडस्ट्रीज़ में ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रीज़ जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसके दौरान उनसे कोई भी वेस्ट निकलने वाले से एयर पॉल्यूशन हो सकता है या फिर वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाना होता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और वो इसे कौन गाइडलाइन देता है? इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करने में मदद करते हैं, उन्हें ऐसी सलाह देते हैं जो कि इन्वायरमेंट को वो कम से कम हानि पहुंचा सकें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिटिगेट कर सकें। तो देखिए, यही लिखा है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस and technologies and to mitigate the environmental degradation directly or indirectly caused by industries। तो इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसे मैटिगेट करने का काम करते हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स। डिग्रेडेशन का यहाँ पे मतलब है नुकसान पहुँचाना। किसी भी तरीके से अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है या फिर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स उसे गाइड करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी लाने के लिए जिससे वो इस चीज़ को कंट्रोल में ला सकें, उसे मैटिगेट कर सकें, कम कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन रिक्रूटिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट को हायर करती हैं ताकि वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को। ओके, नेक्स्ट है हमारा अकेडमीज। नाउ अकेडमीज में कैसे स्कोप है इन्वायरमेंटल साइंस का? द सब्जेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन न्यूमरस स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड।
तो आपको स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा, आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ईवीएस को। तो इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है हर लेवल पर, एट स्कूल, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स को ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जा रहा है तो इसका आगे चल के स्कोप होगा, तभी तो स्टूडेंट को हम बचपन से ये इन्वायरमेंटल स्टडी करवाते हैं। तो इसका स्कोप जो है ना कहीं होता है जब भी हमें ये स्कूल लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर पीजी लेवल पर पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द सब्जेक्ट। तो स्पेशली इसी सब्जेक्ट के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसी की स्टडी करवाते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट एंड सेंटर्स हैं तो इसका स्कोप कहीं ना कहीं होता है। जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, आप इंडस्ट्रीज़ में एज अ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट काम कर सकते हैं सलाहकार के रूप में। एंड इंटरेस्टेड प्रोफेशनल्स में ज्वाइन द टीचिंग and academies and make the next generation aware about the environmental issues। तो आप टीचिंग लाइन में जाके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट जनरेशन को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। तो अकेडमीज़ में, टीचिंग में इसका स्कोप पाया जाता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड वेरियस environmental agencies and convention of national and international repute frequently create vacancy for the environmental experts। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, उसके लिए वैकेंसीज़ निकालती हैं। यहाँ पर उसके कुछ एजेंसीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, सिटीज़, रामसार, USEPA एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप PhD करके पोस्ट डॉक्टरल वर्क कर सकते हो, मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस को और स्टडी करना, गहराई से स्टडी करना, पोस्ट डॉक्टरल करना। अब आप इन्वायरमेंटल मैकेनिक्स को समझ पाओगे जब आपने उसके बारे में इतना ज़्यादा जान लिया है, तो उससे क्या होगा, आप बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आओगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगी और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और चैलेंजेस को मिटिगेट कर रही होगी, उनको कम कर रही होगी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो यही लिखा है, रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैव बीन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड to understand the environmental mechanism and to get cost effective cutting edge technology to mitigate environmental issues and challenges। तो environmental mechanism को आपने अंडरस्टैंड किया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आप लेकर आए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस को मैटिगेट कर रही होगी। आई होप कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी समझ आ गया है। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि NGOs एंड कंसल्टेंसीज। ऐसी बहुत सारी NGO एंड कंसल्टेंसीज हैं जो किस पर वर्क कर रही हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को एंड इसके वेरियस कंपोनेंट्स को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, तो इस पर वो वर्क करती हैं। A large number of national and international NGOs and consultancies are working on extend hand to conserve the environment and its various components। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी बहुत सारी NGOs एंड कंसल्टेंसी आपको मिल जाएंगी जो कि किस पे वर्क कर रही हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे बचाया जाए। मोस्ट ऑफ द NGOs एंड कंसल्टेंसीज आर ओल्ड एंड हैव एन एक्सपीरियंस वर्क फोर्स। तो उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप NGO एंड कंसल्टेंसीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IUCN एक्सेट्रा। तो NGOs एंड कंसल्टेंसीज में भी इसका स्कोप पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन जर्नलिज्म। तो आप ग्रीन जर्नलिज्म के रूप में भी काम कर सकते हो, इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हो। अब वो अवेयर कैसे करोगे, आप मीडिया का यूज़ करके। वो प्रिंट मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया। तो आप इसके थ्रू लोगों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ला सकते हो एज अ ग्रीन जर्नलिज्म। Environmental awareness is indispensable for the environmental conservation and media. Print, electronic media and social media is the strongest medium to propagate the awareness। तो इनके थ्रू आप लोगों में अवेयरनेस ला सकते हो इन्वायरमेंट के बारे में। नाउ, इम्पॉर्टेंस ऑफ EVS। इम्पॉर्टेंस क्या है EVS के? फर्स्ट, अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो अगर आपने इन्वायरमेंटल स्टडी की है, इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ा है,
तो आप क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को समझ पाओगे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते क्या हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करते हो तो ये आपकी हेल्प करेगा क्या समझने में कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, किन कारणों से ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे और उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत विकास, मतलब कि सबका विकास हो सके, चाहे जैसे कि आप अपनी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की, मतलब आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर सकें, इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना है। तो ये लिखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ प्रोवाइड्स इंसाइट्स। तो इन्वायरमेंटल स्टडी हमें इंसाइट्स देता है, किसके लिए, इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें एंड वेज टू बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बैलेंस करके चलना होता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स को आपस में बैलेंस रखना होता है, जिससे कि हम अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर सकें, है ना, प्रेजेंट की जो नीड्स हैं, और आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो नीड्स फुलफिल हो सके। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना होता है इन सभी एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स को। आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है हम ये जान पाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम ये जान पाएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमने इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी किया होगा, हम हर एक चीज़ के इम्पॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि हमारी लाइफ के लिए कितने क्रूशियल पार्ट है, एंड डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, और इससे क्या कर पाएंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम वाटर को सेव करेंगे, ट्रीज़ को सेव करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाते हैं कि कब कौन सा सीजन स्टार्ट होने वाला है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजी। उसके लिए हम पहले से स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। तो आपको सभी को पता है इन्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। ट्रीज़ ही हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करने से हमें क्या हेल्प मिली कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। तो हमने ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। हमने और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए, कौन सा ट्री कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमने वो लगाए, ठीक है, तो इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। आई होप कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस के स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाकी के जो नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, वो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो गाइज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।